हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम शुरुआत कर रहे हैं वन वीडियो वन यूनिट क्लास वाली, क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास टाइम नहीं है और किसी भी तरह से आपको 40% लाना है तो ये आपको संसदीय नजर से एक बार में पूरे क्वेश्चन कवर करने ही होंगे, चाहे जैसे करें, चाहे काम के साथ करें, चाहे काम से अलग करें, कैसे भी हो, क्योंकि करना आपको ही है और करना आपको ही पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या करना है, जीतना है। ठीक है, तो इसलिए मान लीजिए कि आप जीत कर ही रहेंगे, क्योंकि आप एक योद्धा हैं और योद्धा कभी ये नहीं सोचता कि मैं हारने के लिए रणभूमि में उतर रहा हूँ। तो इसी तरह आप भी ये कभी नहीं सोचोगे कि मैं हारने के लिए उतर रहा हूँ। आप बस यही सोचोगे जैसे उन्होंने सोचा था। किसने सोचा था? तो आप बताएंगे कि बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने क्या कहा था? स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और जिसे मैं लेकर रहूंगा या इसे मैं लेकर रहूंगा। तो इसी तरह से आपको सोचना है कि आपको एक सीट लेनी ही लेनी है, चाहे हालात कुछ भी हो। ठीक है, यानी आपको क्या कहना है, क्योंकि अब आने वाला जो एक शॉर्ट वीडियो आएगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि एग्जाम 2022 वाला टीजीटी पीजीटी कब हो सकता है। क्योंकि लगे रहिएगा और मैं भी एक डेली श्रृंखला आपके लिए रखा करूंगी, चाहे वो शाम को रखूं, रात को रखूं, दोपहर में रखूं, कभी भी रखूं। यानी आपके लिए एक डेली आपको कुछ ना कुछ कंटेंट का ऐसा रहेगा जिसमें आपको क्या हो, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट रहेंगे, क्योंकि टीजीटी पीजीटी डिपेंड बाई फैक्ट। ठीक है, यहाँ पे केवल और केवल फैक्ट आते हैं। 2022 की वैकेंसी आपका इंतजार कर रही है और इसकी परीक्षा होगी और होकर रहेगी। ये किसी प्रकार से कोई भी इसमें मतलब किसी भी तरह की कोई फेरबदल नहीं है। अब इस परीक्षा को और डिले नहीं करा जा सकता, क्योंकि 4 साल हो गए और 4 साल में वो विद्यार्थी या कहें कि वो प्रतियोगी छात्र कभी 27 में चुनावों में वोट नहीं डालेंगे जिनके यहाँ पे फॉर्म होंगे। ठीक है, तो इस मुद्दे को मतलब नजरअंदाज नहीं कर सकता है। तो याद रखिएगा, आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है, तो जल्दी ही ये परीक्षा हो जाएगी। मैंने कल की वीडियो है या परसों की में आपको बताया था कि मे भी परीक्षा कब हो सकती है, तो और ज्यादा संभावित जो भी स्थिति होंगी वो मैं बताते रहूंगी। चलो अपनी श्रृंखला को शुरू करते हैं, क्योंकि अभी समय बहुत कम है। क्योंकि आपको पता है कि 21 तारीख आपकी रणभूमि की है और ये सुबह की मीटिंग है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 9 बजे से परीक्षा है। तो याद रखेंगे कि आपको यथा समय वहां पे पहुंचाना है सुबह की शिफ्ट में। कहीं पे भी हो सेंटर, अगर आपका सेंटर कहाँ पे है ये आप अगर बता सकते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो अगर वहां पे कोई ऐसी नजदीक में कोई ऐसी व्यवस्था होगी जहां आप रह सकते हैं तो बता दिया जाएगा। भोजन एवं पोषण, ठीक है, सबसे पहले मैंने पहली ही यूनिट को लिया है खाद्य श्रृंखला वाली को, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आप देखोगे इसमें साफ साफ मेंशन है, एक तरफ ईयर दिखा रही हूं मैं, एक तरफ एग्जामों के नाम दिखा रही हूँ, एक तरफ क्वेश्चन है। तो आप खुद ही देखोगे कि कितने क्वेश्चन खाद्य श्रृंखला से बनते रहे हैं। अब हम सेशन को शुरू करते हैं उसी मोटिवेशन कोड के साथ, जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर और अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है। आप हार नहीं सकते क्योंकि आपने हार मानी नहीं है। ठीक है, तो मां शारदे से प्रार्थना करेंगे कि बस ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको यहाँ से प्रोवाइड करा सकें। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार वह देश जिसका वृद्धि रोध में पीड़ित बच्चों की दृष्टि से दूसरा स्थान है, तो वो हमारा हो जाएगा नाइजीरिया। पहला स्थान किसका है? तो ये मैंने एक बार वीडियो बनाई थी तब बताया था और आगे भी मैं इसमें आपको बता दूंगी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। भोजन को संयोजन जो अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है, तो अच्छी गुणवत्ता हमें किसमें मिलेगी? दालें और भूरा चावल। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा संयोजन, यानी तभी तो आपने देखा है दाल के साथ हमेशा चावल खाया जाता है। तो ये एक मतलब पौष्टिकता की दृष्टि से है, याद रखिएगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र में चरण होते हैं 11। अगर खाद्य श्रृंखला में याद रखिएगा किसी ने अनुशंसा की है तो वो 11 है, याद रखिएगा, उन्हें भी मत भूलिएगा। और स्वास्थ्य पोषण चरण में चक्र कितने होते हैं? तो वो 4 होते हैं। ठीक है ना। स्वामीनाथन कोई है तो नाम उनका, तो याद रखिएगा उन्होंने 11 की है। ये 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है। अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं, आगे आएगा वो क्वेश्चन। फूड यहाँ पे एडिटिव होता है। अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं वो क्या होते हैं? फूड यहाँ पे एडिटिव होता है। यानी आपने देखा होगा कि केसरिया कुछ ऐसी चला है विश्व का तड़का, तो वो क्या है? फूड को एक्टिव करना, यानी फूड की जो प्रेजेंटेशन है उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए कहते हैं, इसलिए फूड एडिटिंग कहा जाता है। जैसे आपकी वीडियो की एडिटिंग होती है कि इसकी क्वालिटी को और बढ़ा सकते हैं, इसकी आवाज को और बढ़ा सकते हैं, इसमें कुछ अलग अलग पिक्चर्स डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से शब्द को आप समझिए।
फूड एडिटिव। ठीक है। नेक्स्ट, वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है, स्पष्ट द्रव्य भोजन होता है। अगर पूर्णतः अपर्याप्त है यानी अगर आप प्योर लिक्विड डाइट लेते हो तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए पोषणीय दृष्टि से पूर्णतः नहीं है। शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित करते हैं तो पोषण को। ठीक है। शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में पोषण को परिभाषित करते हैं। जैसा आप कार्य करेंगे आपको उसी के अकॉर्डिंग पोषण लेना चाहिए या मिलना चाहिए। पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है तो छोटी आंत में होता है, याद रखिएगा। छोटी आंत इसकी लंबाई भी बड़ी आंत से अधिक होती है, याद रखेंगे। यहाँ पे देखते हैं बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है तो वो पोषण ही होता है। चाहे बच्चों का विकास हो या गर्भावस्था का विकास हो या फिर कहें किशोरावस्था का विकास हो तो पोषण ही उसके लिए उत्तरदायी होता है। यहाँ पे है पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है तो उबालने से। ठीक है ना। अधिक से अधिक हमें मतलब पोषण तत्व प्राप्त होंगे उबालने से। ठीक है। गायब नहीं होते हैं, बच जाते हैं। आहार नाल की लंबाई जो होती है 12 से 15 होती है तो याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं पोषक तत्वों का धारण अधिक से अधिक उबालने से होता है। एक प्रक्रिया जिसमें शरीर के सभी भाग सभी जैव कार्यों के लिए पर्याप्त मात्रा पर्याप्त यहाँ पे एक प्रक्रिया जिसमें शरीर के सभी भाग जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करते हैं और उनका उपयोग करते हैं तो वो होता है पोषण। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे भोजन के कार्य और भोज्य समूह। तो यहाँ पे देखिए भोजन के गैर पोषणीय घटक कौन कौन से हैं। गैर पोषणीय जिनसे हमें पोषण नहीं प्राप्त होता, रेसे या फिर रेफेज, जल, वर्ण यौगिक, ये सभी क्या है, गैर गैर पोषणीय घटक हैं। भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन से संबंधित है तो वह है, तो यहाँ पे याद रखिएगा ट्राइड जिल टेस्ट। क्या है ये ज्ञान इंद्रिय मूल्यांकन से संबंधित है। भोजन शरीर में डॉट डॉट का कार्य करते हैं तो शारीरिक कार्य, सामाजिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य। ओवरऑल भोजन क्या है, हमारे लिए एक कहेंगे एनर्जी का यानी पेट्रोल का काम करता है। तो अगर हम खाना नहीं खाते हैं तो देखा हम बात भी ज्यादा नहीं कर पाते, हम मतलब फिजिकली मेंटली और कहें कि किसी भी तरह से हम स्वस्थ नहीं दिखाई देते। किसी उत्पाद पर एमआरपी से अभिप्राय को क्या होता है, अधिकतम फुटकर मूल्य से आप इस पर मोल भाव भी कर सकते हैं एमआरपी पर, याद रखिएगा। खाद्यान्न, अनाज एवं उत्पाद, दालें, फलियां, दूध दूध उत्पाद, फल एवं सब्जियां और वसा एवं चीनी। तो ये 5 खाद्य समूह पद्धति हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो 11 बताई हैं वो भी अभी आएगी। ये आ गया देखिए, डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा अनुशंसा की गई है 11 खाद्य वर्ग की। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 11 खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है और ये आपका है 5 खाद्य समूह पद्धतियां हैं जिसमें आपका आ जाता है खाद्यान्न, अनाज एवं उत्पाद, ये एक हो जाती है। दालें एवं फलियां एक समूह बन जाता है। दूध और दूध उत्पाद दूसरा, तीसरा समूह अपना अलग हो जाता है। फल और सब्जियां चौथा अलग हो जाता है। वसा एवं चीनी वगैरह इनका एक अपना समूह अलग हो जाता है। तो ऐसे 5 खाद्य समूहों की पद्धतियों की बात की गई है। अघुलनशील संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण कहलाता है। तो यहाँ पे आधारीय चयापचय कहलाता है। राल है, वर्णक है। अगर आपसे पूछा जाए हार्मोन है, बस इतना आता है हार्मोन है, तो आप याद रखिएगा। मुझे याद आ गया है तो अभी बता देती हूँ। हार्मोन है तो आप याद रखना प्रोटीन। हार्मोन क्या है, तो वो प्रोटीन है, कोई भी आपका हार्मोन्स हो। ठीक है, तो ये प्रोटीन है हार्मोन। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे डॉक्टर एम स्वामीनाथन तो 11 खाद्य वर्गों की अनुशंसा करते हैं या 11 खाद्य वर्ग बताए हैं। पोषण की स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है इस रूप में, अनुकूलतम और अल्पतम के रूप में। किसमें, तो अनुकूलतम और अल्पतम के रूप में। किण्वन से बढ़ता है पाचनशीलता। किण्वन से क्या बढ़ती है, पाचनशीलता बढ़ती है। नेक्स्ट देखते हैं पपीता, विटामिन ए। पपीता से हमें क्या प्राप्त होता है, विटामिन ए प्राप्त होता है। संतरे से हमें क्या होता है, विटामिन सी प्राप्त होता है। खजूर से लोहा प्राप्त होता है और आगे से क्या प्राप्त होता है, तो कैल्शियम प्राप्त होती है। भारत पर सूक्ष्म पोषण पदार्थों की कमी संबंधी विकारों का उच्च बोझ है। तो ऐसे कौन से पोषण पदार्थ हैं जिनके कमी का भारत पर सबसे ज्यादा बोझ है, यानी भारत में उसकी ज्यादा से ज्यादा कमी देखने को मिलती है। बोझ का मतलब ज्यादा कैंडिडेट उससे ग्रसित है। तो गंगा से वास्तव में है, क्योंकि मैंने आज तक अपनी लाइफ में 3 लोग ऐसे देख लिए हैं। एक फल जो फल वगैरह बेचता था एक मार्केट में, वो था। एक हमारी खुद टीचर ही थी। अब बताओ टीचर के पास कैसे पोषण की कमी हो सकती है। बट एक बार गंगा हो जाता है तो
कंडीशन ये रहती है उसकी कि लगभग वो थोड़ा उसमें 19-21 होता रहता है, बट वो बना ही रहता है। उसका गले का सूजन इस तरह से आपकी थायराइड जो ग्रंथि होती है वो इस तरह से फूल जाती है, ठीक है? तो वो इस तरह से रहती है, जैसे किसी ने उसमें गुब्बारा वगैरह रख दिया हो गर्दन में, इस तरह से बाहर जिसका निकला होगा वो देख लेना। रतौंधी और रक्तअल्पता, ठीक है? ये आम बीमारी है, बट ये ज्यादा से ज्यादा लोगों में देखने को मिलती है। कमी संबंधी विकारों का उच्च बोझ है, ठीक है? तो रतौंधी आपकी आंखों से, रक्तअल्पता आपके खून से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना? जिसको अनीमिया भी कहा जाता है। भारत में सूक्ष्म पोषण पदार्थों की कमी का उच्च प्रचलन है, तो वो कौन सा है? तो विटामिन ए, भाई रतौंधी हो गया, देखिए ए हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे लोहा हो गया, रक्तअल्पता लोहा हो गया। अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट घुमा भी दिया है तो भी आप क्वेश्चन को गलत करके नहीं आएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? विटामिन डी हो जाएगा, ठीक है ना? नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, भारत में सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी का उच्च बोझ है, तो विटामिन ए और लोहे का और विटामिन डी का कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालता है, तो वो होती है प्रतिजैवी निर्माण। और यहाँ पे है, यहाँ पे याद रखिएगा, फोगोसाइटोसिस क्रिया और उत्तक अखंडता। ये क्या है? ये यहाँ पे शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों के विपरीत प्रभाव डालते हैं। बच्चों में पीईएम का कारण क्या है? तो तनाव है। पीईएम का कारण क्या है? तनाव है। भारत में पोषण तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप से पाई जाने वाली बीमारी क्या है? तो ऊर्जा, प्रोटीन और कुपोषण। ऊर्जा, प्रोटीन और कुपोषण सर्वाधिक रूप से पाई जाने वाली बीमारी है। यहाँ पे बात करते हैं लक्षण और बीमारियों की, तो यहाँ पे बात करिए, यहाँ पे है स्टेटोरिया। स्टेटोरिया क्या है? तो कुपोषण है। वहीं पे बात करते हैं न्यूरोसाइक्रेटिक, ये क्या है? यहाँ पे हेपेटिक, यहाँ पे बात करते हैं हेपेटिक एनसेफेलोपैथी, ठीक है? अगर आपको थोड़ा टफ लगेगा ये, तो आपको क्या करना है? न्यूरोसाइकेट्रिक को किससे जोड़ना है? तो यहाँ पे पेलोपैथी से जोड़ लेना है। इस तरह से लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। मूत्र में प्रोटीन की अत्यधिक क्षति, तो आप बताएंगे नेफ्रोटिक, यहाँ पे संलक्षण। भाई नेफ्रॉन आपकी सबसे बड़ी इकाई है ना। प्लेटलेट एक यहाँ पे एकत्रीकरण, तो ये कौन सी बीमारी देता है? तो सीबीडी। सीबीडी सीबीडी कौन देता है? तो प्लेटलेट देता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे है पोषण मूल्यांकन विधियां। आहार सर्वेक्षण उपकरण क्या होता है? आहार सर्वेक्षण का FFQ। अगर देखिए, ये मैंने आपको इसलिए रखा है क्योंकि इसमें आपके 55 के आसपास PDF मतलब बनी हुई है, और वो पूरी यूनिट को कवर करती है। इसमें कुछ इस तरह का रहा कि ये फॉर्मेट, तो उससे टाइम बहुत लेंथी होगा, और साथ में जिनको नहीं पता उनके लिए क्या हो जाएगी, मैं इन्हीं फॉर्मेटों की जो शॉर्ट हैं उनको और विस्तार से और मतलब और अच्छे से एक्सप्लेन के साथ मैं वीडियो दे दूंगी, शाम तक कोशिश करूंगी। बट 1 यूनिट 1 वीडियो वाला ये आपका फास्ट रहेगा, ठीक है? क्यों फास्ट रहेगा? क्योंकि इसके फास्ट रहने के कारण ये है कि ये वीडियो खुद में ही 3 घंटे की आराम से हो जाएगी, अगर मैं कितना भी फास्ट चलूं तब भी। तो 55 पेज हैं तो काफी हो जाते हैं, तो इस वजह से तो इनका हम अलग से डिस्कशन कर लेंगे, जिससे कि अगर किसी को इनके ही बारे में जानना हो तो वो आराम से उस वीडियो को देख के जान ले। मानव मृत्यु की बात करें तो ये हो जाएगा MUAC। बट ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके कब के लिए? आपके यूजीसी नेट के लिए भी। आपका यूजीसी नेट कब है? तो 7 जनवरी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और ये आपका 31 दिसंबर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो मैं तारीखों को बताती जाऊंगी जिससे कि आपको ध्यान रहे। यहाँ पे है जीवर साइन, तो ये क्या होता है? तो ये HB होता है। रोग विषयक की बात करें तो बीटॉक स्पॉट होता है। भारत में प्रोटीन और कैलोरी की गंभीर कमी के कारण हो जाता है मेरस्मस। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे स्कर्वी या विटामिन C है। यहाँ पे है कैरोटोमलेशिया, विटामिन A है। और यहाँ पे बात करते हैं एंगुलर स्टोमेटाइटिस, तो यहाँ पे राइबोफ्लोविन है। और बात करते हैं फरेनिसियस एनीमिया की, तो विटामिन B2 है, B12 है, ठीक है? अब बात करते हैं जब बच्चों की वृद्धि तीव्रता से बाधित हो और उसके शरीर पर कम उपचर्म और वसा और मांसपेशियां हो, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं सूखा रोग। भाई कम उपचर्म का मतलब है वसा की लेयर का मतलब आपके जो त्वचा होती है उसके नीचे वसा की लेयर होती है, तो वो कम हो जाती है,
ठीक है। तो यहाँ पे याद है, उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है तो कुपोषण की दशा में मेरस्मस रोग होता है। तो प्रोटीन की कमी से कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता नहीं होती है। तो कुपोषण में त्वचा झुर्रियां युक्त एवं उसका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है। कुपोषण का मोटापे का कारण है ज्यादा खाना। मेरस्मस बीमारी पाई जाती है तो कम एक एक वर्ष से कम के बच्चों में मेरस्मस से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा होता है क्योंकि वह कमजोर होता है। कुपोषण तथा चिंता में गहरा संबंध है। पायरिया रोग होता है दांतों में। पायरिया रोग कहाँ होता है? दांतों में। प्रोटीन की कमी से होता है तो क्वाशरकर हो जाता है। वसा की मात्रा बढ़ा दी जानी चाहिए। कुपोषण की स्थिति में पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली दो बीमारियां हैं। यहाँ पे है फ्लोरोसिस और मोटापा। पोषणता की बढ़ोतरी से यानी यहाँ पे पोषण कम नहीं है, पोषण बढ़ गया है। क्या हो गया है? पोषण बढ़ गया है। तब उस स्थिति में आपको क्या हो जाएगी? दो बीमारी हो जाएगी, वो हो जाएगी फ्लोरोसिस और मोटापा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इम्यूनोग्लोबिन डॉट डॉट एंटीबॉडीज नाम से भी जानी जाती है। शरीर में पोषक तत्वों की कमी व अधिकता से अभिप्राय क्या हो जाता है? कुपोषण से। कमी हो जाए तो भी कुपोषण है, अधिकता हो जाए तो भी कुपोषण है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे बेंजोइक अम्ल जेम्बा जेली में, ठीक है, बनाने में काम आता है। सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे सुखाई गई सब्जियों में काम आता है। नियासिन किस में काम आता है? तो चीज में काम आता है। एसिडिक अम्ल से क्या होता है? हम चटनी को खट्टा करते हैं या चटनी बनाने में काम आता है, कैसे भी समझ लीजिए। साइनोजेन रासायनिक सूत्र इसका क्या होता है? तो यहाँ पे C4N4 के साथ एक रासायनिक यौगिक है। साइनोजेन रासायनिक सूत्र क्या है? तो C4 और N4 के साथ एक रासायनिक यौगिक है। नेक्स्ट देखते हैं, हमें संतुलन आहार लेना चाहिए क्योंकि इसमें आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। एक ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं उसे कहा जाता है संतुलित आहार। नेक्स्ट देखते हैं, भोजन का पौष्टिक मूल्य बढ़ाया जा सकता है तो वो हो जाएगा खमीरीकरण, अंकुरण एवं यहाँ पे फार्टिफिकेशन के द्वारा। ये टर्म आपका फार्टिफिकेशन और अभी जो आया था फूड एडिटिंग, ये मैं सारे टर्म एक वीडियो आज ही कोशिश करूंगी कि आपको दे दूं और उसमें ये सारे टर्मों को मैं कंप्लीट करा दूं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे मास। मास क्या है? मायोग्लोबिन होगा। इसमें टमाटर में अगर बात की जाए तो लाइकोपिन होगा। टमाटर का रंग लाल होता है तो उससे याद रखिएगा लाइकोपिन। बैंगन को एंथोसाइनिन होता है। और सल्जम की बात करते हैं, सल्जम तो यहाँ पे एंथोजेनिथिन होता है। मका की बात करते हैं तो जेथोफिल होता है। और नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, फिर घी की बात करते हैं तो घी में SFA है। सरसों में MUFA है। कार्डी में यानी सफ्लावर में अगर बात करें LA है। अलसी में यानी फ्लैक्स में बात करते हैं तो ALA है। नेक्स्ट बात करते हैं निर्जलित आलूओं, पालक, फूल गोभी और रागी में आर्द्रता की मात्रा कितनी होती है? तो 18 से 24% होती है। नेक्स्ट बात करते हैं सल्फा, यहाँ पे है लिपोइक एसिड आलू है। यहाँ पे फ्लोवोनोइड्स लहसुन है। और लाइकोपेन टमाटर है। और यहाँ पे बात करते हैं ग्लूथेनिथियोन, तो यहाँ पे एवोकेडो है। अगर बात करते हैं सिलियम की तो ये समुद्री खाद्य पदार्थ है। नेक्स्ट बात करते हैं वाइन। वाइन क्या है? तो यहाँ पे बात करते हैं रेजिवरेट्रॉल है। और आलू बुखारे का रस क्या है? तो सोडियम बेंजोएट है। घटक पूछा जा रहा है। ग्रीन टी में क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन टी यहाँ पे कैटेचिन्स होता है। ग्रीन टी में क्या है? कैटेचिन्स है। मेयोनीज में क्या है? लिसिथिन है। और सलामी में क्या है? तो सोडियम नाइट्रेट है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे पौष्टिक तत्व और अनुमानित करने के तरीके। तो यहाँ पे बात करते हैं क्या हो जाएंगे? मोनोसेक्राइड, ये क्या है? तो फेलिंगन टेस्ट है। और कीटोस शुगर की बात करें तो सेलिवेनाफस टेस्ट है। अमीनो एसिड की बात करें तो निनहाइड्रिन टेस्ट है। और प्रोटीन की बात करी जाएगी तो माइक्रोजेल्डाल तरीका है। बहुत पूछा जा रहा है ये वाला, तो यूजीसी के लिए काफी रामबाण है, याद रखिएगा। एस्कॉर्बिक एसिड मैं इसलिए आपको करा रही हूँ क्योंकि अगर आपका टेस्ट टफ गया तो यूजीसी टफ नहीं जाएगा, ठीक है ना। बट यहाँ पे इतना टफ जाने की उम्मीद नहीं है। जैसे भी आपका पेपर 21 को होता है तो मैं उसे सॉल्व कराने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगी, जिससे कि आपको ये विश्वास हो जाएगी। मेरा ये कहना है कि वो यूजीसी से टफ नहीं होगा, 100% सही है। क्योंकि उसमें क्या है? प्री और मेंस है। प्री में कितने गुना? 15 गुना पास करने हैं।
तभी तो वो मेंस लिख पाएंगे। तो याद रखिएगा, जो भी सीट है उसका 15 गुना पास होगा, तो उसके लिए इतना टफ नहीं रखा जाएगा कि आप मेंस तक पहुंच ना सके। अब देखते हैं ऊर्जा उपापचयन। ऊर्जा उपापचयन में पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले बीएमआर अधिक होता है। पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले, ठीक है, बीएमआर अधिक होता है। काम करने की क्षमता को कहा जाता है ऊर्जा कहा जाता है। भोजन में ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप है कार्बोहाइड्रेट। ऊर्जा का वह प्रमुख स्रोत जिसे कुल दैनिक भोजन का प्रमुख भाग होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा की माप की इकाई है कैलोरी। गतिशील संतुलन से तात्पर्य है ऊर्जा प्रोटीन ऊर्जा अनुपात का। ऊर्जा की प्रतिदिन आवश्यकता सबसे अधिक होगी पत्थर तोड़ने वाली को, क्योंकि ये हैवी वर्कर है ना। खाली कैलोरी से तात्पर्य है सिर्फ कैलोरी से। एक कैलोरी यहाँ पे 4.184 जूल के बराबर है। ठीक है, एक कैलोरी क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे 4.184 के बराबर है। ठीक है, अगर बात करें देह के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत ग्लूकोज होता है। आपने देखा होगा जो भी धावक होते हैं, धावक यानी दौड़ने वाले, याद रखिएगा, वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा पानी नहीं पी सकते, पानी पियेंगे तो पेट में दर्द होगा, तो पानी ना पीने की अपेक्षा वो क्या करते हैं, मुंह पे सूखा ग्लूकोज डालते जाते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दौड़ने वाले बीच बीच में अपने टाइम टू टाइम अपने मुंह में क्या डालते हैं, तो वो ग्लूकोज पाउडर डालते हैं, याद रखिएगा। WHO द्वारा सुझाए गए एक वयस्क एशियन व्यक्ति की सामान्यतः बीएमआई होती है तो 18 से 23 किलोग्राम। नेक्स्ट देखते हैं कैलोरी मानवीय ऊर्जा है। कैलियम कलर यहाँ पे है, कलर टेम्परेचर है, और टेलीमेट्री यहाँ पे बात करते हैं, एर्गोनोमिक्स है, और सोलेनाइड्स क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब बात करते हैं ब्रह्मावस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा आधारभूत उपापचय है। साधारण श्रम श्रेणी का पुरुष, तो आपको याद रखना है 23-20 किलो कैलोरीज होती है देने में। मध्यम श्रेणी की महिला 22-30 हो सकती है। देखिए इस तरह से पेयर आ सकता है आपके में भी, कि पूरा एक पेयर आ जाओ, कही जाए कि मैचिंग करिए। तो ठीक है, याद रखिएगा, मैं आज मैचिंग के अकॉर्डिंग भी आपको करा दूंगी कि हाँ, मध्यम पुरुष सेम इसी तरह से इसी फॉर्मेट में आपका RDA चार्ट 2020 को कराऊंगी। ठीक है, RDA चार्ट 2020 आप बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आपको उस RDA चार्ट को जब मैं आपको कराऊं तो आपको पता रहेगा हाँ कितना। यहाँ पे साधारण श्रम श्रेणी की गर्भवती महिला तो 2750 किलो कैलोरीज हो जाता है। 16 वर्षीय लड़की तो यहाँ पे 30-20 हो जाएगा, और 13 वर्षीय लड़की तो यहाँ पे 23-30 हो जाएगा। मध्यम श्रेणी की महिला तो 22-30 होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे भारी ऊर्जा वाला कार्य क्या हो जाएगा। बिस्तर बनाना सबसे हैवी वर्क माना जाता है। किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स दर्शाता है कि उसकी लंबाई वजन और का सही अनुपात है, उसकी जो लंबाई है वो उसके वजन का सही अनुपात है। देह की उष्मा एक साधन में नापी जाती है, तो जो कहलाता है बम कैलोरीमीटर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जा सका है। यहाँ पे बेनेडिक्ट रोथ स्पायरोमीटर नापने का एक यंत्र है। तो बीएमआर को किसको नापता है ये, तो बीएमआर को नापता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कैलोरी इकाई है तो गर्माहट की। नेक्स्ट ऊर्जा का मूल स्रोत है सूर्य ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है, तो आप बताएंगे सूर्य ऊर्जा। नेक्स्ट ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते हैं तो पुष्टिकर पदार्थ। नेक्स्ट देखते हैं खाद्य ऊर्जा की क्रांतिक या क्रिटिकल इकाई दिखाई जाती है, तो वो होती है 1:4 गुणा यहाँ पे बीएमआर से। ठीक है, तो जो अनुपात निकलता है उसे बीएमआर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैल्शियम तथा फ़ारेनहाइट मापने का एक ही यहाँ पे रीडिंग देते हैं, तो -40 सेंटीग्रेड ताप पर एक ही पे रीडिंग देता है, तो वो तब -40 सेंटीग्रेड ताप पर। सोलर कुकर में डिब्बों में काला रंग होने से उसमें अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। आपने देखा होगा क्या कहा जाता है कि गर्मियों में काला कलर ना पहने। काला कलर क्या करता है, अपने में जो सूर्य की ऊष्मा होती है उसको और खींचता है, अवशोषण करता है, अपने में धारण करता है। तो क्या कहा जाता है, सर्दियों में काला पहने, गर्मियों में सफेद पहने। विद्युतीय तापीय उपकरणों में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है, ऊष्मा नियंत्रण। नेक्स्ट देखते हैं एक हल्का कार्य करने वाली स्त्री के लिए ऊर्जा की संस्तुति आहार है, तो यहाँ 1875 किलो कैलोरीज है। यह देखते हैं एक स्नैक जो देता है 12 ग्राम क्या दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट, तो यहाँ पे 4 कर दोगे, 12 × 4 3 ग्राम बसा, तो यहाँ पे ×9 कर दोगे, और यहाँ पे वो पूछ रहा है शरीर को देगा तो 75 किलो कैलोरीज देगा। नेक्स्ट देखते हैं शरीर के तापक्रम में 1 फ़ारेनहाइट परिवर्तन होने पर ऊर्जा का 7% ह्रास होता है जब 1 फ़ारेनहाइट बदल जाए। तो याद रखिएगा जितना वो पूछा जाए, 5 पूछा जाए गुणा 7 कर देना, ऐसे पूछा जाए जितना परसेंटेज आपका निकल आएगा। नेक्स्ट देखते हैं भोजन संक्रमण सूक्ष्म जीव है, विषाक्त रसायन, कीटनाशक है। सीसा विषाक्तता
बर्तन है। कवक की बात करते हैं, माइकोटॉक्सिन है, संक्रमणीय है। यहाँ पे हेपेटाइटिस की बात करें तो भोजन के जरिए विषाणु संक्रमण है। और यहाँ पे बात करते हैं एसिटोमिनोफिन विषाक्तता, जो सबसे आम दवा है किसकी, तो लीवर के विफलता का कारण है। ठीक है, याद करिएगा। एसिटोमिनोफिन विषाक्तता किसके विफल होने का कारण होता है, तो लीवर के। जैम और जेली में बढ़ने वाले उस जीव का नाम बताइए जिसमें कम मुक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो बैक्टीरिया। ई कोली, ई कोली क्या है, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। वह बैक्टीरिया जो क्षारीय पीएच में वृद्धि करता है, तो यहाँ पे विप्रो कैलोरा होता है क्षारीय में। ठीक है ना, अम्लीय होता है, एक क्षारीय होता है, क्षारीय में वृद्धि करता है तो विप्रो कैलोरा है। रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करने के लिए मुख्यतः किया जाता है पार्श्वीकरण। सूक्ष्म जीव खाद्य जनित जहर का यहाँ पे कारण है, तो ई कोलाई तथा यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे क्लोस्ट्रिडियम बेटुलिनम, क्लोस्ट्रिडियम बेटुलिनम। नेक्स्ट बात करते हैं साल्मोनेला, यानी आंत ज्वर है। शिगेला संग्रहणी है। यहाँ पे बात करते हैं क्लोस्ट्रिडियम यानी बेटुलिनम है। और प्रोटोजोआ अमीबिक संग्रहणी है। वायरस हेपेटाइटिस है। नेक्स्ट बात करते हैं खाद्य पदार्थों की दूषित करने वाले जीव और खाद्य पदार्थ। यहाँ पे बात करते हैं टीनिया सोलियम, यानी यहाँ पे सुगर मांस और इसके उत्पादक हैं। यहाँ पे बात करते हैं क्लोस्ट्रिडियम बेटुलिनम डिब्बा बंद प्रोटीन खाद्य पदार्थ है। और स्टेफिलोकस वायरस यानी क्रिम, यहाँ पे है क्रिम युक्त खाद्य पदार्थ है। उसके बाद बात करते हैं स्टेप्टोकोकस यानी दूध और दूध पदार्थ है। साल्मोनेला अंडा मांस और उत्पाद है। बात करते हैं यहाँ पे डीओपीए की, तो सेब है। एक्रोलिन की तेल है। और ग्लूटेन की अनाज है। और यहाँ पे एफ्लाटॉक्सिन की मेवे है। और यहाँ पे फोरस सल्फाइड की अंडा है। साल्मोनेला यानी अंडा व मांस उत्पाद है। यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस यानी क्रीम व डेयरी उत्पाद है। यहाँ पे बात करते हैं क्लोस्ट्रिडियम बेटुलिनम की, तो कम अम्लीय डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ है। टेनिया यानी सेलियम सुगर का मांस व उत्पाद है। यहाँ पे शिगेला यानी कच्ची सब्जियां व सलाद है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे भोजन जन्य रोगों के कारण में से एक है, तो वो है सूक्ष्म जीवों से दूषित होना। यहाँ भोजन जन्य रोगों के कारणों में से एक है, तो वो क्या हो जाएगा, सूक्ष्म जीवों से दूषित हो रहा। म्यूकस स्पाइरल जीलस और यहाँ पे है स्पाइरल जीगर इरगोट जैसे कवक डॉट डॉट के सामान्य दूषक हैं। तो डबल रोटी और अनाज के भोजन में उपस्थित रोगजनक रोगाणुओं को खा लेना है। भोजन संक्रमण एक यहाँ पे जीवाणुविक भोजन विषाक्तता, साल्मोनेला भोजन विषाक्तता है। नेक्स्ट देखते हैं साल्मोनेला म्यादी बुखार है। शिंगेला पेचिस है। टीनिया सेलियम मस्तिष्क में रसौली है। टीनिया सेलियम बहुत पूछा गया है। सेलियम तो याद रखिएगा मस्तिष्क में रसौली है। ओटोजोआ तो अमीबा से होने वाला पेचिस है। नेक्स्ट यहाँ पे है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, तो ये क्या है, पेप्टिक अल्सर है। ये जीवाणु है उनसे होने वाला विकार है, याद रखिएगा। पेप्टिक अल्सर बहुत पूछा जाता है, पेप्टिक अल्सर की डाइट याद रखेंगे। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, इसकी वजह से पेप्टिक अल्सर का मतलब होता है पेट में आपकी घाव हो जाना। ठीक है, जो पेट की परत होती है वो इस तरह से गल जाती है कि उसमें आपके कुछ भी डालो, जैसे कटे में लगता है उस तरह से लगता है अगर आपका मिर्च मसाला तेज होता है तो। जीभ और उसकी बीमारी फैलने के साधन। नेक्स्ट देखते हैं टीनिया सोलियम संक्रमित सुगर का मांस है। यहाँ पे है एस्केरिस लिम्ब्रोकोइडस, ये मनुष्य भोजन व जल है। यहाँ पे थ्रेड वर्म मनुष्य के मल में कीटाणुग्रस्त खाद्य पदार्थ है। यहाँ पे क्लोस्ट्रिडियम बेटुलिनम डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ है। फाइटोकेमिकल्स की क्रिया प्रणाली है विष रहित रहने वाले एंजाइम को उत्प्रेरित करना। नाइट्रोजन की संरचना में रुकावट डालना। पाचन प्रणाली में कैंसर उत्पन्न करने वाले पदार्थों को यहाँ पे पतला और संयुक्त करना। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे बात करते हैं जीवाणु की और उनसे होने वाले बीमारियों की। तो जीवाणु कौन सा है, उनसे होने वाली बीमारी कौन सी है उसको भी देख लेते हैं। तो साल्मोनेला बहुत पूछा जाता है, म्यादी बुखार है, ये जीवाणु है। शिगेला ये पेचिस में पाया जाएगा। ठीक है, पूछा जाता है। यहाँ पे बात करते हैं क्लोस्ट्रिडियम की, तो ये उल्टी व दस्त कराता है। कौन सा जीवाणु है, क्लोस्ट्रिडियम, ये क्या कराएगा आपसे, उल्टी और दस्त दोनों चीज हो जाएंगी आपको। टीनिया सोलियम दिमाग में शिष्ट है।
और यहाँ पे ट्रिचिनेना स्पाइरेलिस, ये क्या है, स्नायु तंत्र पर प्रभाव डालता है। ये थे जीवाणु और उनसे होने वाली बीमारियां थी। अब बात करते हैं अति सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय किया जा सकता है उबालकर, बर्फ जमाकर और निर्जलीकरण के द्वारा। ठीक है, कैसे हम इनको अलग कर सकते हैं? तो उबालकर, बर्फ जमाकर और निर्जलीकरण के द्वारा। यहाँ पे बात करते हैं क्लोस्ट्रिडियम परफिरिजेंसिस, तो गैस्ट्रोएंटेरोराइटिस है। यहाँ पे एंटामीबा स्टोलिका, यहाँ पे स्टोलिटिका, तो यहाँ पे याद रखिएगा अमेबिक डिसेंट्री है। सिगेला बैक्टीरियम, तो ये क्या है, वेसिलरी डिसेंट्री है। यहाँ पे बात करते हैं कैंपिलो वेक्टर जेजुनी, तो ये डायरिया है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे खाद्य पदार्थ जनित उन्मत्तता या नशा उत्पन्न करना, तो ये क्या है, स्टोफाइलोकोकस ओरियस है। बात करते हैं सूक्ष्म जीवों में खाद्य विषाक्तता होती है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्लोस्ट्रिडियम बेटुलिनम है। और यहाँ पे स्टेफाइलोकोकस ओरियंस है। अब बात करते हैं, चलिए बात करते हैं यहाँ पे स्टोफाइलोकोकस ओरियंस। अब बात करते हैं इस मानवीय बीमारी के कारणात्मक कारण बैक्टीरियम टॉक्सिन का प्रकार, तो ये हो जाता है बेटुलिज्म। क्या हो जाता है? तो बेटुलिज्म। नेक्स्ट देखते हैं खाद्य पदार्थ विकृतीकरण होता है तो सूक्ष्म जीवों के पैदा होने से। क्या होने से? तो सूक्ष्म जीवों के पैदा होने से। नेक्स्ट देखते हैं वह प्रक्रिया जो भोज्य पदार्थों में जीवाणुओं को जाने से रोकता है, तो यहाँ पे होता है इरेडिएशन। बात करते हैं बासी ब्रेड में आमतौर पर असर होता है, तो यहाँ पे मोल्ड का। नेक्स्ट देखते हैं pH 7 इंगित करता है कि विलयन या पदार्थ है तो उदासीन है। ठीक है, क्षारीय और आपका पता है उदासीन होता है, अम्लीय और क्षारीय। तो याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा, तो ये क्षारीय हो जाएगा, उदासीन है। त्वचा संबंधी रोग फैलता है तो फफूंदी है। त्वचा संबंधी रोग फैलता है फफूंदी से। जल तथा बोझ डॉट डॉट मक्खी जीव के कारण अधिकतर संक्रमित होता है। भोजन को विषाक्त बनाने वाले आंतरिक कारक हैं तो परजीवी हैं। दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है हैजा। वह जीवाणु जो भोज्य पदार्थों को नष्ट करता है बैक्टीरिया। उचित ताप के प्रयोग द्वारा सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि से बचाव कर भोजन को परिरक्षित करने की विधि है निसंक्रमणीकरण। बांधने वाले पदार्थ जो रासायनिक रूप से उदासीन है प्लास्टिक। मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी एंजाइम है, तो यहाँ पे एमाइलेज है। यहाँ पे सेपोनिन रासायनिक यौगिक यो एक वर्ग है जो विभिन्न डॉट डॉट में बहुतायत विशेषतः पाया जाता है, तो पादप प्रजातियां हैं। 7 से 80% कार्बोहाइड्रेट के एक चर संगठन सहित जैव रासायनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यौगिकों का समूह है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे ग्लाइको प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट के साथ संयोजन में यहाँ पे प्रोटियोग्लाइकन्स के रूप में पाए जाते हैं। म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। कार्बोहाइड्रेट से अत्यधिक सेवन का परिणाम होता है तो मोटापा हो जाता है। लैक्टोज एंजाइम जटिल मिल्क शुगर लैक्टोज को तोड़ देता है, तो ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में। टाइलिन की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट की पाचन क्रिया की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? तो बॉइल्ड स्टार्च यानी यहाँ पे है सोल्यूबल स्टार्च एरिथ्रोडेक्स्ट्रीन और यहाँ पे एक्रोडेक्स्ट्रीन और आइसोमल्टोस है। ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के यकृत भाग में होता है। कार्बोज का कार्य है प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना। स्टार्च है पॉलीसैकेराइड प्राय फलों की शर्करा कहा जाता है। फ्रक्टोज को एक नवजात द्वारा आसानी से पाचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है। लैक्टोज दूध में लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है। और बच्चे का क्या होता है, बच्चे जो अवस्था होती है वो लैक्टोज के यहाँ पे याद रखिए लैक्टोज क्या है, दूध में उपस्थित रहता है। संदर्भित भोजन के साथ तुलना में पोस्ट यहाँ पे है प्रोडियल रक्त ग्लूकोज प्रतिक्रिया पर आधारित भोजन का श्रेणीकरण कहलाता है, तो यहाँ पे है ग्लाइसेमिक अधिसूचक। नेक्स्ट है घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम है यहाँ पे है सुक्रोज। पौधों का प्रमुख भंडारण पॉलीसैकेराइड है स्टार्च में। स्टार्च साधारण रूप में टूटता है छोटी आंत में। मानव शरीर में स्टार्च का पाचन क्षमता के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार एंजाइम है यहाँ एमाइलेज। स्टार्च का साधारण रूप में टूटता है छोटी आंत में। नेक्स्ट बात करते हैं स्टार्च पॉलीसैकेराइड है।
ठीक है ना, यहाँ पे आ चुका है स्टार्च पॉलीसैकेराइड है और स्टार्च के पाचन क्षमता के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार है तो एमाइलेज है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे भोजन में ऊर्जा का सबसे शांत स्रोत क्या है, कार्बोज है। लार्ज ग्रंथों के एंजाइम पाचन करने में कार्बोहाइड्रेट का शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में पाई जाने वाली ऊर्जा 4 किलो कैलोरीज होती है। शरीर को संतुलित ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 है, उसी तरह से प्रोटीन में भी 4 है, बट आपका वसा में 9 है, याद रखिएगा। वसा में कितना है तो 9 है 1 ग्राम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे है शर्करा को वर्गीकृत किया गया है गैर विकारी खाद्य के रूप में। दूध में अधिक होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और अगर उन तत्वों की बात की जाए तो कैल्शियम होगा, याद रखिएगा दूध में। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे आपका है और क्या नहीं होता है तो उसमें याद रखिएगा रेशे नहीं होते और विटामिन सी नहीं होती है। ब्रोन एक अच्छा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का। यकृत अतिरिक्त शर्करा को बदल देता है ग्लाइकोजन में। मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन आरंभ हो जाता है मुख से। स्टार्च को शर्करा में बदलने वाला कीण्वन या एंजाइम है टाइलिन है। मनुष्य 10 किलो कैलोरीज प्राप्त करता है 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप है ग्लूकोज है। ग्लाइकोजन को डॉट डॉट भी कहते हैं तो ग्लाइकोजन को यहाँ याद रखिएगा टाइलिन भी कहते हैं। ग्लाइक यहाँ पे क्या था एमाइलेज। सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप क्या है, ग्लूकोज है। एमाइलेज को डॉट डॉट मतलब एमाइलेज को टाइलिन भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम देता है 4 किलो कैलोरीज। खमीदीकरण बढ़ाती है तो पाचनशीलता को। ग्लूकोज में ग्लाइकोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। स्टार्च पैक्टिन और ग्लाइकोजन शर्करा आती है तो यहाँ पे पॉलीसैकेराइड से। मानव शरीर में प्रोटीन के प्रकार हैं तो ऊतकों की वृद्धि एवं रखरखाव, समुचित पीएच का रखरखाव, पोषक तत्वों का संवहन। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटीन बालों का। यहाँ पे याद करेंगे डिस्पिगमेंटेशन है अभाव के लक्षण, ठीक है, प्रोटीन की कमी से। विटामिन ए फॉलिक्यूलिक हाइपर यहाँ पे केराटोसिस है। थायमिन यानी टैकीकार्डिया है और नियासिन यानी यहाँ पे है ग्लूसाइटिस है और कैल्शियम यानी याद रखिएगा कोयलोचीनिया है। अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है यहाँ पे अर्जिनिन। यहाँ पे बात करते हैं यूरिन अम्ल है एक तो याद रखिएगा प्यूरिन। थोड़ा इसे और छोटा करती हूँ, अब सही है। 8 अमीनो अम्लों की संख्या वाला एक पेप्टाइड है तो वह है यहाँ पे कैल्सीट्रिटोन। मिथियोन अमीनो अम्ल द्वारा संश्लेषित की जाती है तो यह यहाँ पे डोपामाइन। गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन है तो 700 ग्राम। एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है यहाँ पे प्रोलीन। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के डॉट डॉट बहुलक होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पेलिग्रा नियासिन की कमी से, बेरी बेरी थायमिन की कमी से। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कोयलोचीनिया लोहा की कमी से। जीरोफेथलेमिया रेटिना संबंधी रोग है तो इस तरह से देख लीजिए ये आपस में मैचिंग वाले हैं। ये मैचिंग वाले आपको यूजीसी में बहुत देखने को मिलेंगे, यानी 7 जनवरी को आपको बहुत मिलेंगे। 2 से 4 आपको एलटी में मिल जाएंगे। 2 से 4 मैचिंग वाले अवश्य होंगे एलटी में, चाहे वो इजी हो पर होंगे जरूर। कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग यहाँ पे प्रोटीन्स है तो लैक्टिन्स है। वृद्धि का अभाव, चिड़चिड़ापन, त्वचा परिवर्तन और बालों में परिवर्तन, ये सारे लक्षण है क्वाशोरोकर के। मुख्यतः अमीनो एसिड के रूप में अवशोषित किए जाते हैं प्रोटीन को। सड़ी हुई और यहाँ पे अमोनिया जैसी गंध उत्पन्न करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा भोजन को प्रोटीन्स घटक यहाँ पे पचाया जाता है। याद रखिए मानव शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है, ऊतकों की मरम्मत करना। ये रिपेयरिंग वाला काम बहुत अच्छा करता है। प्रोटीन का आवश्यक घटक जो रेटिना यहाँ पे रिस्पेक्टर्स में प्रकाश में अवशोषण करता है तो रेडॉप्सिन है। अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है यहाँ पे एलानिन है। आवश्यक अमीनो एसिड में से एक है तो यहाँ पे याद रखिएगा आइसोल्यूसिन है। आइसोल्यूसिन है। आवश्यक अमीनो एसिड है तो लाइसिन है। अमीनो एसिड नियासिन का प्रारंभिक रूप है तो ट्रिप्टोफैन है। प्रोटीन विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोगी होने वाली विधि है जेलडाल विधि। अपूर्ण प्रोटीन है जेलेटिन है। लगभग 16% नाइट्रोजन होती है प्रोटीन में। शरीर के टिश्यू में पानी के जमा हो जाने को क्या कहते हैं, एडिमा कहते हैं। गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है ग्लूटिन है। नेक्स्ट
यहाँ पे क्रोमियम की कमी से वृद्धि में अवरोध और ग्लूकोज वसा तथा प्रोटीन के चयापचय में बाधा उत्पन्न होती है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में यह रोग दिखाई देता है तो क्वाशरकर दिखाई देता है। प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 14 से 20%। धात्री माता यानी 0 से 6 माह के लिए प्रोटीन की प्रस्तावित मात्रा यानी ICMR 2010 है तो यहाँ पे 74 ग्राम प्रतिदिन है। ठीक है ना। आवश्यक वसा अम्लों की में शामिल है यहाँ पे निलोनिल अम्ल और निनोलिनिक अम्ल है। लिनोलिक अम्ल और निनोलेनिक अम्ल है। अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता है वे कहलाते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल। प्राकृतिक बहुलक है, प्रोटीन है। एक सल्फर युक्त अमीनो एसिड है मेथिओनिन। एक आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है तो एलानिन। आवश्यक अमीनो एसिड है तो यहाँ पे आइसोल्यूशिन या फिर लाइसिन या फिर कहें ल्यूशिन। ल्यूशिन, लाइसिन, आइसोल्यूसिन ये सभी क्या है तो आवश्यक अमीनो एसिड है। आप इन्हें इस क्रम से याद करिए। अनूठे खाद्यान्न पोषण सुरक्षा के लिए विकसित किए गए हैं फूड प्रोटीन, यहाँ पे स्पिरुलिना और टेक्सचर्ड सोया प्रोटीन। नेक्स्ट देखते हैं खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन की मात्रा फूड प्रोटीन में परिवर्तित होने की आकलन करने के लिए रूपांतरण गुणांक है तो वो हो जाता है हमारा 6.25। नेक्स्ट देखते हैं सुगंधित अमीनो अम्ल है टायरोसिन। गंधक यानी सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है मिथ्योनिन। प्रोटीन अमीनो एसिड में बनते हैं और शरीर का निर्माण करते हैं। वे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं अंडे की जर्दी में। प्रोटीन प्लस ऊर्जा की कमी से होता है मेरास्मस रोग। क्वाशरकर डॉट डॉट प्रोटीन की कमी से होता है। गेहूं में पाए जाने वाले प्रोटीन है ग्लूटिन। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे है न्यूक्लियो प्रोटीन एवं ग्लाइकोप्रोटीन को जाना जाता है युग्मी प्रोटीन के रूप में। कॉर्न यानी मक्का चर्म यहाँ पे है चर्म आयल में अच्छी सुगंध देते हैं एवं यह अच्छा साधन है यहाँ पे लिनोलेनिक अम्ल का। प्रोटीन में लगभग नाइट्रोजन होती है 16%। मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत प्रोटीन है। वह मान जो प्रोटीन की गुणवत्ता किसी खाद्य पदार्थ में बताता है एनपीयू के द्वारा हमें पता पड़ती है। प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो बना होता है अमीनो अम्ल से। वह वनस्पतिक स्रोत है जिसमें ग्लूटिन प्राप्त होता है। याद रखिएगा गेहूं हो जाता है ग्लूटिन, ग्लूटिन गेहूं में मिलता है। प्रोटीन का अंतिम उत्पाद है अमीनो एसिड। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या 10 होती है। एक अनिवार्य होते हैं अनिवार्य होते हैं ऐसे करके 20 हो जाती है। सामान्यतः कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है पीलिया में। सामान्यतः मनुष्य में प्रोटीन की डॉट डॉट 4 ग्राम ग्राम किलो कैलोरीज मात्रा दी जाती है। यहाँ पे याद रखिएगा प्रकृति में सीधे तौर पर प्राप्त होने वाला विटामिन जिसके लिए किसी भोज्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है विटामिन डी होता है। शरीर में कोशिका निर्माण होता है प्रोटीन से। प्रोटीन की इकाई है अमीनो एसिड। मिथ्योनिन अमीनो अम्ल का अभाव होता है दालों में। पीतल को साफ करने के लिए प्रयोग करते हैं इमली का। ठीक है यानी खट्टे रस का इस तरह से याद रखियो। साइट्रिक अम्ल का वह रंग जो गौरवशाली प्रभावशाली और संपन्न माना जाता है बैंगनी जिसको आप पर्पल बोलते हैं। प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वह परिवर्तित हो जाता है अमीनो अम्ल में। प्रोटीन प्राप्त करने का सर्वोत्तम स्रोत है सोयाबीन। यहाँ पे बात करते हैं लैक्टिक अम्ल दूध में होता है। एसिटिक अम्ल सिरका में होता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में होता है। ब्यूटारिक अम्ल यहाँ पे है दुर्गंध युक्त मक्खन है। ब्यूटारिक अम्ल कहाँ पैदा होगा मक्खन में जहाँ दुर्गंध पैदा हो रही हो। साइट्रिक अम्ल नींबू हो गया। एसिटिक अम्ल सिरका हो गया। और यहाँ पे बात करते हैं लैक्टिक अम्ल दूध हो गया। तो साइट्रिक अम्ल यहाँ पे एसिटिक अम्ल ये दोनों ही अपने आप में खट्टे होते हैं। एल्युमिनियम पाया जाता है अंडे में आवश्यक अमीनो अम्ल है यहाँ पे ट्रिप्टोफैन। बहुत बार पूछा गया है बहुत बार रिपीटेशन का कोई अंदाजा ही नहीं है इतनी बार पूछा जा चुका है। ठीक है ट्रिप्टोफैन क्या है ये आवश्यक अमीनो अम्ल है। जैविकीय मूल गुणवत्ता का मापन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है प्रोटीन को। 5 ग्राम प्रोटीन देगा तो आपको 20 किलो कैलोरीज देगा क्योंकि 1 ग्राम कितना देता है 4 किलो कैलोरी देता है तो 4 पन्ना 20। खाद्य पदार्थ अंडा यानी यहाँ पे एविडीन है। दूध केसीन है। गेहूं ग्लूटीन है। मांस कैलेजन है। भाई मांस किसका किसी का कलेजा निकाल रहे हो आप तो ये क्या हो जाएगा कैलेजन। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे भारतीय प्रौढ़ पुरुष की औसत दैनिक आवश्यकता प्रोटीन की है तो यहाँ पे है 0.8 ग्राम किलोग्राम शारीरिक भार। हरा नारंगी और बैंगनी द्वितीयक रंग है। 20 ग्राम प्रोटीन 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 10 ग्राम वसा ऊर्जा प्रदान करेगा तो
410 किलो कैलोरीज। अनावश्यक अमीनो अम्ल है शरीर द्वारा उत्पादित प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है यूरिया। यहाँ पे है ग्लाइसिनिन प्रोटीन में पाया जाता है सोयाबीन में। प्रकृति में पाए जाने वाले प्रोटीन से उत्पादन किया जाने वाला रेशा है तो नाइट्रिल है। महत्वपूर्ण अमीनो एसिड नहीं है तो यहाँ पे है ग्लाइसिन। अल्प एवं मध्यम वसीय अम्लों की श्रृंखला में समृद्ध है मक्खन। आहार में संतृप्त वसा उच्चता यानी हृदय वाहिका रोग विकारों से संबंध हो सकती है। वह लिपिड जिसमें जल भीरू यानी अध्रुवीय और जल प्रेमी यानी ध्रुवीय समूह दोनों होते हैं तो ये है विषमानुभूतिक। नेक्स्ट देखते हैं स्टेरॉइड में एक चक्र वलय होता है जो कहलाता है तो साइक्लो यहाँ पे पेंथेनो पर हाइड्रोफिनेथिन। नेक्स्ट देखते हैं वसा अवशोषण की प्रवस्थाओं का व्यवस्थित क्रम है पाइसीकरण यहाँ पे स्त्रीकरण और म्यूकोसेल लेना और यहाँ पे है काइलो माइक्रोन बनना। नेक्स्ट देते हैं आवश्यक वसा में अम्ल का स्रोत नहीं है तो रुई के बीज का तेल। ठीक है, रुई के बीज का तेल यानी आपका हो जाएगा जो आपका कपास होता है उसमें क्या निकलते हैं बिनौले निकलते हैं उनका जो तेल है वो बसा में अम्ल का स्रोत नहीं है याद रखिएगा। स्वस्थ बसा माना जाता है असंतृप्त बसा। यहाँ पे शाकाहारी आहार में सामान्यतः कमी होती है संतृप्त बसीय अम्ल की। शाकाहारी आहार में सामान्यतः कमी किसकी है संतृप्त बसीय अम्ल की। शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक बसीय अम्ल है तो यहाँ पे एरिकोडोनिक अम्ल है। सबसे कम मात्रा में संतृप्त बसीय अम्ल होते हैं सरसों के तेल में। वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम है तो लाइपेज है। निम्न वसा MUFA का सर्वोत्तम साधन है तो जैतून का तेल। वसा पदार्थ यानी को यहाँ पे कोएगुलेट हो जाते हैं ताप से। एक आवश्यक बसीय अम्ल है आर्जिनिन। म्यूफा का सबसे अच्छा स्रोत है सोयाबीन तेल। एकल असंतृप्त वसा अम्ल यानी MUFA के अच्छे साधन है सरसों का तेल जैतून का तेल। भोजन जिसमें संतृप्त वसा ट्रांस वसा कोलेस्ट्रॉल और परिष्कृत शर्करा कम होती है वह उन्नत लिपिड स्तर को नियंत्रण करने वाला सहायता करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वसा के पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज्यादा देर तक टिकता है वसा का। ठीक है, बसा अगर आप प्योर ऑयल वाला भोजन लेते हैं तो वो काफी टाइम तक आपके साथ रहता है खराब नहीं होता है। टिकने का मतलब है वो खराब नहीं होता है यानी बहुत लॉन्ग टाइम बाद खराब होता है। वसा के असंतृप्त होने के स्तर का अनुमान लगाया जाता है आयोडीन वैल्यू से। यहाँ पे ओमेगा 3 का वसा अम्ल है तो लिनोलेनिक अम्ल है। लिनोलेनिक अम्ल कई बार पूछा जा चुका है। सीलियक बीमारी के रोगियों को दिया जाता है ग्लूटेन मुक्त आहार यानी जी यहाँ पे GFD दिया जाता है याद रखिएगा। कैरोटीन का अवशोषण करने के लिए भोजन में जरूरत है तो वसा तत्वों की अनिवार्य वसा युक्त एसिड है लिनोलेनिक एसिड। वसा के ऑक्सीडेशन से सर्वाधिक ऊर्जा प्रति ग्राम प्राप्त होती है तो 9 ग्राम प्रति ग्राम है याद रखिएगा। म्यूफा का उदाहरण नहीं है तो यहाँ पे है ओलिक अम्ल। वनस्पतीय तेल अच्छे स्रोत है तो पॉली असंतृप्त वसीय अम्लों के। वसा अघुलनशील है पानी में आपने देखा तैरती रहता है। अगर घी भी आप डाल देते हो सब्जी ठंडी हो जाए तो सब्जी के ऊपर घी की लेयर बन जाती है परत बन जाती है। एक स्वस्थ मानव में सांस लेने की औसत क्रिया बार मिनट है तो आपका याद रखिएगा 12 से 16 बार। वसा के इस्तेमाल के विषय में आजकल धारणा है वसा का उपयोग असंतृप्त वसा के रूप में करना चाहिए। ठीक है, ये धारणा है। कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध है वसा से। ठीक है, वसा से है इसका संबंध। चलिए यहाँ तक कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध किससे होता है वसा से होता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे रेशेदार खाद्य पदार्थ आवश्यक हैं सही पाचन के लिए। अगर डाइजेशन जिसका सिस्टम खराब रहता है वो क्या करे जिसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है उन्हें लेना चालू कर दे। लाइपेज क्रिया करता है तो वसा पर। वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से एक हानिकारक पदार्थ बनता है एक्रोलिन कई बार पूछा है। बार बार उसी रिफाइंड को रीयूज करने से एक्रोलिन पैदा हो जाएगा। वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज पाया जाता है तो अग्नाशयी रस में
जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम। वसा में यहाँ पे घुलित विटामिन है, विटामिन ई, विटामिन ए। एक मोटे व्यक्ति को खाने में कम प्रयोग कराना चाहिए। तो वसा का सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है शुद्ध घी से। वसा के पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को कहते हैं लाइपो, यहाँ पे है लाइपोलिटिक एंजाइम। पित्त आवश्यक होते हैं वसा पाचन के लिए। फाइनोडर्मा रोग हो जाता है वसा की कमी से। शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है वसा से। विटामिन ए की कमी के दौरान आंखों में होने वाले परिवर्तनों के चरणों का सही क्रम क्या है? तो रतौंधी, यहाँ पे वाइटोस धब्बे और यहाँ पे है फोटोफीबिया फीविया और जीरोफिथलेमिया और यहाँ पे केराटोमलेशिया। ये सभी क्या है? तो विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं। 2018 के ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के अनुसार भारत के बोझ के संदर्भ में तीसरा स्थान किसका है? तो रतौंधी का है। याद रखिएगा, रतौंधी बताया था, घेंगा बताया था और विटामिन इसे रतौंधी था और आपका घेंगा था। और मैंने क्या कहा था कि आपका ये किससे होता है? तो वो डी था, ए था और आपका एक और रोग था, वो था हाँ, लोहे से होता है रक्त अल्पता। याद रखिएगा, इनका तीनों का ही बोझ है। यहाँ पे डिओडेनम से कैल्शियम के अवशोषण का प्रसार होता है तो विटामिन डी द्वारा। वह भोजन जिसमें विटामिन ए बहुतायत मात्रा में पाया जाता है गाजर में, ठीक है। अगर सी आंवला में। याद रखिए, वह विटामिन जिसकी कमी से किसी वयस्क व्यक्ति में ऑस्टियोपेरोसिस की में विकास के परिणाम स्वरूप होती है तो विटामिन डी था। शिशु की हड्डियों और दांतों को विकसित करने के लिए कैल्शियम के साथ काम करता है विटामिन डी, ठीक है। विटामिन ए की कमी के कारण होने वाली बीमारी का रतौंधी था। घाव बनने में सहायक बीमारी है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है स्कर्वी। रक्त, यहाँ पे रक्तचापी विरोधी विटामिन है विटामिन के। विटामिन ए की कमी का नतीजा है तो यहाँ पे याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी का नतीजा है तो केराटोमलेशिया, आंखों का रोग है। विटामिन बी वन निरोधक है तो बेरीबेरी का। विटामिन जो लोहे के अवशोषण में सहायता करता है विटामिन सी। विटामिन डी का वह प्रकार जो प्रकृति में नहीं पाया जाता, प्रकृति में नहीं पाया जाता, डी4 मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, पेलिग्रा नामक रोग होता है नियासिन की कमी से। FMN और FAD ऐसे को एंजाइम है जो प्राप्त होते हैं राइबोफ्लोविन से। विटामिन जो सबसे आसानी से नष्ट हो जाता है विटामिन सी। पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायता करता है विटामिन सी। विटामिन ए की कमी से प्रकट होने वाला सबसे पहला लक्षण है रतौंधी। मानव शरीर में संश्लेषण होता है विटामिन डी का। विटामिन शब्द का आविष्कार किया फंग ने। वह विटामिन जो बांझपन रोकने वाली औषधि के रूप में जाना जाता है विटामिन ई। पर्नीसियस एनीमिया एक बीमारी है जो होती है विटामिन 12 विटामिन की कमी से। खाद्य किण्वन के दौरान विटामिन बी ग्रुप पोषक अधिकतम बढ़ोतरी दिखलाता है। यहाँ पे है पार यहाँ पे पारबॉइल्ड राइस में अच्छी मात्रा में पाया जाता है थायमिन। विटामिन सी का उत्तम साधन है आंवला, वह भोज्य पदार्थ जिसमें रेटिनॉल की अधिक मात्रा पाई जाती है। सार्क लीवर तेल यहाँ एक एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीकरण रोधी है। विटामिन ई, विटामिन डी की कमी का एक रोग विषयक चिन्ह है तो यहाँ पे कॉर्नियल जीरोसिस यानी सूखापन। यहाँ पे फॉलिक एसिड की कमी से होने वाले एनीमिया को कहते हैं यहाँ पे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट बात करते हैं रिकेट्स यानी यहाँ पे है, याद रखिएगा रिकेट्स क्या है तो याद रखिएगा, यहाँ पे याद रखेंगे कायोफेरोसिस है। फ्लोरिसिस यहाँ पे मोल्टल्ड दांत है। वेरी यहाँ पे है पैरासिथीसिया है। पेलिग्रा यानी डेलिरियम है। तो इसमें बात करते हैं, यहाँ पे सीरम विटामिन डी स्तर पर लक्षण यानी सब क्लिनिक विटामिन डी की कमी का प्रतीक है तो यहाँ पे याद रखिएगा कितना होगा ये आपको 20 मिलीग्राम तक डेली होगा। शरीर में विटामिन कैरोटीन का रूपांतरण रेटिनॉल में होता है यकृत द्वारा। कई बार पूछा जा चुका है, शरीर में बीटा कैरोटीन का रूपांतरण रेटिनॉल में हो जाता है यकृत के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं जीरोफिथलेमिया, केराटोमलेशिया है, वेरी न्यूरोपैथी है। और यहाँ पे बात करते हैं एरायोफ्लोविनोसिस यानी क्या है ये तो ग्लोसाइटिस है। पेलिग्रा दस्त और यहाँ पे है डिमेंशिया है। एनीमिया यहाँ पे कोइलोचीनिया है और रिकेट्स यानी वो टॉग है। प्रत्यऑक्सीकारक और विटामिन है तो टोकोफेरॉल।
विटामिन डी के 3 रूप हैं। यहाँ पे है ऑर्गो कैल्सीफेरॉल, यहाँ पे है कोले कैल्सीफेरॉल और डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। लोहा पोषक तत्व बिस्किट में, आयोडीन नमक में, विटामिन डी दूध में, विटामिन ए और डी यहाँ पे हाइड्रोजनेटेड वसा में। सामान्यतः दृष्टि दोष बाधित व्यक्तियों में दृष्टि क्षीणता होती है। यहाँ पे याद रखिएगा 20/200 की। वह खाद्य पदार्थ जो लैक्टिक एसिड के खमीरीकरण से बनाए जाते हैं, दही और चीज यानी पनीर है। खमीरीकरण खटास पैदा करके। ICMR 2010 के अनुसार 10 वर्षीय लड़के के लिए विटामिन ए की दैनिक प्रस्तावित मात्रा क्या होगी? तो 600 माइक्रोग्राम रेटिनॉल होगी। ठीक है ना, माइक्रोग्राम में इसे हम माइक्रोग्राम कहते हैं, कुछ इस तरह से होती है इसकी वैल्यू। चलिए यहाँ पे याद रखिएगा एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होने वाला लक्षण है तो वो है जिंजोवाइटिस, घाव का देरी से भरना और रुधिरांक रक्तस्राव था। नेक्स्ट देखते हैं फॉलिक एसिड यानी मंगलोब्लास्टिक अनीमिया है। आयरन यानी हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक्स अनीमिया है। नियासिन यहाँ पे कैसल नेकलेस है। कैल्शियम टिटेनी है और राइबोफ्लोविन यानी यहाँ पे एंगुलर यहाँ पे स्टोमेटाइटिस है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे है निनहाइड्रिन परीक्षण है तो अमीनो एसिड यहाँ पे याद रखिएगा बेनेडिक्ट परीक्षण है रिड्यूसिंग शुगर का। मतलब जेल डाल परीक्षण है नाइट्रोजन का। आयोडीन वैल्यू है वसा की असंतुलता की 2 से 6। यहाँ पे याद रखिएगा डाइक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल परीक्षण है तो एस्कॉर्बिक एसिड का एक सफल प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक पोषक तत्व विटामिन ए, जिंक और प्रोटीन। एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होने वाला लक्षण है जिंजेवाइटिस, घाव का देरी से भरना और यहाँ पे है पिटेचियन हेमोरेज। नेक्स्ट बात करते हैं सॉर्बिक एसिड गोइहर्ट है। बेंजोइक एसिड जेली है। सल्फर डाइऑक्साइड बियर है। सोडियम नाइट्रेट संसाधित बीट है। एसिटिक एसिड चटनी है। यहाँ पे निस्तीन चीज है। बीटा कैरोटीन को विटामिन ए या रेटिनॉल में बदलने के लिए ICMR 2010 द्वारा प्रस्तावित अनुपात है 1:8। विटामिन ई का अच्छा स्रोत है मानव दूध। रक्त हानि की रोकथाम कहलाती है रक्त का धक्का जमना। यौगिक जो कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन से ऊर्जा निकालना सुगम बनाते हैं विटामिन होते हैं। नियासिन की कमी है पेलिग्रा है। राइबोफ्लेविन को पहले कहते हैं विटामिन B12। विटामिन ए की कमी से होता है विटॉट स्पॉट। रक्त का धक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन ए के कार्य हैं दृष्टि प्रतिरक्षक प्रतिक्रिया और एपिथेलियम के संवेदीकरण को बनाए रखना। विटामिन ए की कमी के विकार हैं जेरोफेथलोमिया, रतौंधी और यहाँ पे कैरेटोमलेशिया है। विटामिन डी का क्रियाशील रूप है तो यहाँ पे है डिहाइड्रोक्सी कॉल और कैल्सीफेरॉल। थायमिन कार्बोस का चयापचय है। पायरोडॉक्सिन यहाँ पे ट्रांस एमिनोनेशन प्रतिक्रिया है। राइबोफ्लोविन ऑक्सीडेंट रिड्यूशन प्रतिक्रिया है। फॉलिक एसिड एक ही कार्बन यूनिट की बदली करना है। एस्कॉर्बिक एसिड अमीनो एसिड यहाँ पे एसिडिस का हाइड्रोक्सीलेशन है। ICMR 2010 द्वारा दी गई वयस्कों के लिए विटामिन डी के प्रस्तावित पौष्टिक आवश्यकता है 10 माइक्रोग्राम प्रतिदिन। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग हैं यहाँ पे ऑस्टियो मलेशिया, यहाँ पे है रेकिटियस रोजरी और बोलेंस। ICMR 2010 द्वारा दी गई एक गर्भवती महिला के विटामिन ए की प्रस्तावित आवश्यकता है तो 800 माइक्रोग्राम थी। नेक्स्ट देखते हैं राइबोफ्लोविन यानी याद रखिएगा देखिए मैंने कल भी आपसे कहा था कि विटामिन ए अभी भी मैंने पुरुषों का देखा था वो विटामिन ए ही पूछा था। इसमें भी महिलाओं का विटामिन ए पूछा, उसमें आयरन पूछा था। तो आज हम दोबारा से क्या मैंने जो वीडियो बनाई थी RDA चार्ट के उसमें आपसे सब कहा था कि अगर पेपर इजी बनाएगा तो आपको आयरन की वैल्यू पूछेगा जो सब में इक्वल थी, बस 2 जगह आपको वो बढ़ी हुई नजर आई थी। अगर पूछेगा इजी बनाने के लिए तो ए पूछेगा तो क्यों ए की वैल्यू लगभग एक सी होती है, बस 2 जगह अंतर आता वो महिलाओं वाले पार्टों में। राइबोफ्लोविन यहाँ पे है ग्लोसाइटिस है। एस्कॉर्बिक एसिड जिंजोवाइटिस है। जिंक हाइपोग्लाइसीमिया है। फॉलिक एसिड न्यूरोक्यू डिफेक्टस है।
आयोडीन यानी क्रिटिनिज्म है। विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है आंवला है। यहाँ पे है कैराइटो मलेशिया यानी यहाँ पे अंधापन विटामिन ए की कमी के कारण, रिकेट्स यानी पिजन चेस्ट विटामिन डी की कमी के कारण, पेलिग्रा यानी सिमेट्री कल यहाँ पे कलर्ड मोमाइटिसियस नियासिन की कमी के कारण होता है। नियासिन विटामिन बी समूह का वर्ग होता है। यहाँ पे है क्वाशियोरकर मून फेस यह प्रोटीन की कमी से बच्चों में होता है। नेक्स्ट देखते हैं पेलिग्रा नियासिन है, बेरी बेरी थायमीन है, कोएलोचीनिया यानी एस्कॉर्बिक अम्ल है, जीरोफेथिलेमिया रेटिनॉल है, लोहे के अवशोषण के लिए आवश्यक पोषक तत्व है, विटामिन सी है, विटामिन ए के दृष्टिक चिन्हों का सही क्रम है। यहाँ पे है नाइट ब्लाइंडनेस, बिटोट स्पॉट, कॉर्नियल जीरोसिस और यहाँ पे है केरेटो मलेशिया। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय विटामिन ए रोग निरोधक प्रोग्राम के घटक हैं। विटामिन ए की बड़ी मात्रा यहाँ पे वितरित करना, फलों युक्त सब्जियों के उपयोग को यहाँ पर प्रोत्साहित करना। रेटिनॉल का सर्वोत्तम स्रोत है दूध, अंकुरण खाद्य पदार्थों में पोषक घटक बढ़ाता है। विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी का कार्यात्मक सक्रिय रूप है 1,2,5 यानी डाईहाइड्रोक्सी यहाँ पे है कोलीकैल्सीफेरॉल है। प्रोटीन यानी यहाँ पे है फ्लेकी पेंटी डर्मोटाइटिस है और यहाँ पे फॉलिक यहाँ पे एसिड यानी मैक्रोसाइटिस अनीमिया है। थायमिन यानी न्यूरो यहाँ पे न्यूरोपैथी है। विटामिन डी यानी ऑस्टियोपेरोसिस है। राइबोफ्लोविन यानी यहाँ पे ग्लोसाइटिस है। नेक्स्ट देखते हैं पपीता अच्छा स्रोत है। कीटा यहाँ पे बीटा कैरोटीन का, विटामिन ए अगर आ जाता है तो भी आप यही लगाएंगे। खाद्य पदार्थों में विटामिन ए की मात्रा के अनुसार अधिक से कम मात्रा का क्रम है तो लीवर, फिर दूध, टमाटर और मकई। नेक्स्ट देखते हैं व्हाइट ऑट स्पॉट BAD का। नेक्स्ट देखते हैं कीड़वन के द्वारा वह पोषक तत्व जो सर्वाधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो विटामिन बी है। वह विटामिन जिसकी आवश्यकता बढ़ जाती है जब कार्बोज अधिक मात्रा में लिया जाता है तो थायमीन है। विटामिन ई का दूसरा नाम क्या है? टोकोफेरॉल है। जख्म को देरी से भरना। विटामिन सी विटामिन की कमी से होता है। विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है नींबू में। वह कीड़वन के दौरान अधिकतम बढ़ोतरी दिखलाता है। विटामिन बी ग्रुप वसा में घुलनशील विटामिन है ADE के तो याद रखिएगा बी और सी क्या हो जाते हैं? जल में घुलनशील कहा जाता है। बी के जितने भी टाइप्स हैं वो और सी। यहाँ पे AD यानी ए इसको ऐसे बनाओ डी और ई और के कंफ्यूजन हो तभी आप इस तरह से इसको क्या करेंगे? रोमन अंकों में लिख लेंगे। पोषक तत्व जो गर्भस्थ शिशु में संग्रहित होता है विटामिन ए गर्भस्थ शिशु में संग्रहित होता है। विटामिन ए भूलना मत। विटामिन B12 की कमी से होता है तो परनीसियस अनीमिया यहाँ पे पारवॉइल्ड राइस में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। थायमीन में नियोसिन यानी निकोटिनिक अम्ल की कमी से होता है। पेलिग्रा नींबू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सी विटामिन परनीसियस अनीमिया एक बीमारी है जो होती है B12 विटामिन की कमी से। जख्म देरी से बढ़ता है विटामिन सी की कमी से। राइबोफ्लोविन विटामिन नहीं पाया जाता है। सेब में एस्कॉर्बिक एसिड को कहा जाता है। विटामिन सी वह विटामिन जो हमारे शरीर में ही बनता है। विटामिन डी वह तत्व जो शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता परंतु फिर भी आवश्यक है। विटामिन खून को जमाने के लिए आवश्यक है। विटामिन के आवश्यक बशीय अम्ल ABCDE के विटामिनों के अवशोषण में सहायक है। नेक्स्ट देखते हैं वह विटामिन जो बांझपन विरोधी कहलाता है। विटामिन ई विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। वसा में घुलनशील विटामिन है। ADE के विटामिन राइबोफ्लोविन का अच्छा स्रोत है। पनीर विटामिन डी बढ़ाता है आंत में कैल्शियम के अवशोषण को। वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए और ई विटामिन ए की कमी से होता है जीरोफिथलेमिया। ठीक है ना। वसा में घुलनशील विटामिन है ए और ई याद रखिएगा AED के। चलिए विटामिन ए यहाँ पे है रतौंधी नाइट्रोलाइनस जीरोफिथलेमिया। विटामिन बी यानी बेरी बेरी। विटामिन सी यानी स्कर्वी। विटामिन डी यानी ऑस्टियोमलेशिया। वह भोज्य पदार्थ जो विटामिन सी का अच्छा स्रोत है फल है टेकोफेरॉल। विटामिन ई है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल था। शुष्क बेरी बेरी का प्रमुख लक्षण है नाड़ी तंत्र संबंधी विकार। विटामिन B12 की कमी से होता है। परनीसियस अनीमिया विटामिन ए तथा आवश्यक बशीय अम्लों की कमी से होती है। यहाँ पे फाइनोडर्मा बीमारी ऑस्टियोमलेशिया होता है कैल्शियम की कमी से। वह पौष्टिक तत्व जिसकी कमी से 3D नामक बीमारी हो जाती है। नियासिन था धान के कुट जाने से पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाता है। थायमिन निकोटिनिक एसिड
बेकिंग पाउडर अथवा खाने का सोडा मिलाकर भोजन भोजन पकाने से नष्ट होने वाला पोषक तत्व है। विटामिन बी ग्रुप सारा नष्ट हो जाता है, याद रखिएगा। विटामिन बी शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रण करने वाला पदार्थ है। विटामिन हेरिंग, मैकरल और साल्मन तथा यहाँ पे है सार्डिन मछलियों में पाया जाता है। विटामिन ई बाम की संख्या बढ़ जाने से हो सकता है वेटिक स्पॉट। एक वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए विटामिन ए की बड़ी डोज होती है। तो याद रखिएगा 1000 यहाँ पे कितना होता है, 1 लाख अंतर्राष्ट्रीय यूनिट होती है। एक 5 वर्ष के बच्चों को विटामिन ए की दी जाने वाली डोजेस की संख्या होती है 11 होती है। याद रखिएगा, एक 5 वर्ष के बच्चों को विटामिन ए की दी जाने वाली डोजेस की संख्या 11 है। एक वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन कितनी मिल जाएगी, एक बार में हम 11 डोज देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो 11 डोज देते हैं। विटामिन ए की कमी की सबसे खतरनाक स्थिति है जेरोफेथलेमिया। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है अंधेरे में ना देखना। किल्वन बढ़ाता है विटामिन सी की मात्रा को। आपने पता देखा होगा, खटास पैदा हो जाती है हल्की सी, तो किल्वन क्या बढ़ा देगा, विटामिन सी की मात्रा को। लाल ताड़ के तेल से होता है कि विटामिन ई, लाल ताड़ के तेल में क्या होता है, विटामिन ई। फलियों के अंकुरण से विटामिन सी की मात्रा बढ़ती है। दूध में कमी होती है विटामिन सी की। यहाँ पे कौड़िया मुख शोध, यानी यहाँ पे याद रखिएगा सिस्टोमेटाइटिस होता है किसकी कमी के कारण, राइबोफ्लोविन के कारण। प्रजनन शक्ति में विटामिन ई के अभाव होती है। नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है कद्दू में। विटामिन डी की कमी से होता है सूखा रोग। पानी में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी। दांतों के स्वास्थ्य के लिए गर्भकाल में उपयोग करना चाहिए संतरा को। वह विटामिन जो प्रकाश और क्षार के द्वारा नष्ट हो जाता है। विटामिन बी 12 ऑस्टियोपेरोसिस नामक बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से। आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन बी 12 की कमी से होता है एनीमिया। निकोटिनिक एसिड की कमी से होने वाला रोग है पेलिग्रा। आहार में विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, यहाँ पे कैरोटोमलेशिया एवं जीरोफिथलेमिया रोग। कैरोटीन पाया जाता है विटामिन ए में। कैल्शियम फास्फोरस के उपयोग एवं धारण के लिए आवश्यक है विटामिन डी। विटामिन के का मुख्य कार्य है रक्त में स्कंदन में। गेहूं के अंकुरण का तेल उत्तम होता है विटामिन ई का। वह पाक विधि जिसके द्वारा विटामिन ए यहाँ पे कैरोटीन के अधिकतम भाग नष्ट होता है तलने की विधि से। यहाँ पे व्हाइट टोस्ट स्पॉट की कमी है विटामिन ए की। बालकों में होने वाला रिकेट्स रोग कारण है विटामिन डी की कमी का। पर्नीशियस रक्तल्पता एनीमिया होता है विटामिन बी 12 की कमी से। अतिसार, त्वचा शोथ और अवसाद के लक्षण है चर्म ग्राह के। नेक्स्ट वह अवस्था जिसमें विटामिन ए की आवश्यकता न्यूनतम होती है पूर्व विद्यालय अवस्था। आईसीएमआर के अनुसार विटामिन डी की दैनिक मात्रा एक गर्भवती महिला के लिए कितनी होती है, तो 10 माइक्रोग्राम से यहाँ पे होती है 400 यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एंटी वेरी वेरी फैक्टर कहलाते हैं विटामिन बी 1। यहाँ पे मैक्लोब्लास्टिस एनीमिया होता है फॉलिक अम्ल या फिर यहाँ पे साइनोकोवाल को वाल्मिन की कमी से। विटामिन बी 3 को कहते हैं यहाँ पे पेंथोथेनिक अम्ल। मैरास्मस रोग होता है, तो याद रखिए प्रोटीन तथा कैलोरी की कमी से। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। कैल्शियम अवशोषण के अवरोध के कारक हैं, तो यहाँ पे है कोजेलिक अम्ल और यहाँ पे कैफीन और फाइटिक अम्ल। पोटेशियम की प्लाज्मा सांद्रता है, तो यहाँ पे होती है 1.2 से लेकर 5.0 तक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे आयोडाइनिज्म नमक के 10 ग्राम से 120 यहाँ पे माइक्रोग्राम आयोडीन मिलता है। विटामिन ए की कमी से नहीं होता है, तो यहाँ पे कीटोसिस। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, अम्ल वृद्धि के लिए आवश्यक है। जस्ता सूक्ष्म जीवों का एक उदाहरण है, तो तांबा, ये सूक्ष्म जो जीव होते हैं उनका एक उदाहरण क्या है, तो याद रखिएगा तांबा। नेक्स्ट यहाँ पे अधिक अक्षांशों पर लंबे समय तक रहने से, जो अधिक अक्षांश होते हैं उन पर लंबे समय तक रहने से क्या हो जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, अधिक छांसों पर लंबे समय तक रहने से फिर यहाँ पे लवण और क्या हो जाएगा, यहाँ पे याद रखिएगा जल और यहाँ पे पर्याप्त हो जाती है। हड्डी बनने हेतु महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे याद रखिएगा मैग्नीशियम।
कैल्शियम भी आवश्यक है, साथ में मैग्नीशियम भी आवश्यक है, या पोटेशियम भी कहीं कहीं देंगे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा दूध, दूध में क्या नहीं होता है, तो आप याद रखेंगे दूध में क्या नहीं होता